हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूरे ऐतिहासिक एवं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक परिचय है उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन हम लोग व्याख्यात्मक रूप में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, तो जहाँ से शुरुआत की जाती है। तो पहला प्रश्न इसका ऐतिहासिक वर्णन के आधार पर देखा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश का एक सबसे अलग महत्व रहा है, क्योंकि यह एक प्रकार का उत्तर भारत में स्थित राज्य है जो कि मैदानी भागों में से इसका नाम सबसे आगे आता है। प्रमुखता ये है कि गंगा यमुना का जो मैदान है वो सबसे अधिक कहाँ पर फैला है, तो वो उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तथा इसके अगर हम आसपास के हम मैदानी राज्यों की बात करें तो अगर बड़े मैदानी राज्यों में से बिहार आता है, अगर पश्चिम की तरफ की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसके इर्द गिर्द हैं, और दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश स्थित है, और उत्तर की तरफ में नेपाल देश और उसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की अगर हम शुरुआत की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नाम अगर हम सबसे पहले बात करें कि 1936 में इसका जो नाम रखा गया था, स्वीकृत किया गया था, वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसे जाना गया था, जिसे 1937 में अनुमति मिली और उसे जो है इसे नाम से जाना गया, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस या फिर हिंदी में ये कह सकते हैं संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना गया। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा पीछे से नहीं ले गए हैं, 1936 से आपको हम लेके चले हैं। तो 1936 में इसका जो नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया, यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और अगर हम आगे बात करते हैं तो ये 36 से लेकर के कहाँ तक, यानी कि आपको याद करना है 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। यूनाइटेड प्रोविंस नाम कब से कब तक चला, तो आपको याद रखना है 1936 से लेकर के 1950 तक उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस, और उसके बाद इसका जो नामकरण हुआ है वो 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण किया गया। वास्तव में अगर हम लोग बात करें अपने उत्तर प्रदेश की सबसे पहले ऐतिहासिक राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो आगरा हुआ करती थी, और उसके बाद इसकी राजधानी इलाहाबाद बनाई गई और वर्तमान में इसकी राजधानी लखनऊ स्थापित है। अब हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सबसे पहले एक बात ध्यान देते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश का जो एरिया है या फिर इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर, हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के भौगोलिक अक्षांश एवं देशांतरों की स्थिति में इसकी जो स्थिति बनती है वो कैसी बनती है, तो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि यहाँ चर्चा की जा रही है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर आकार में देखी जाए तो ये सिंहवत या लंबवत के आकार में मानी जाती है, यानी कि हमारे यूपी का जो आकार है वो किस प्रकार का है, तो आंसर आपको करना है सिंहवत प्रकार का है, यानी शेर के आकार के जैसा है। अब हम बात करते हैं कि जैसे एक आधार हम लोग मानते हैं कि अगर ये यूपी है, अगर इसको हम यूपी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक प्रश्न बनता है कि यूपी में सबसे दक्षिणी कोई न कोई अक्षांश होगा और यूपी में सबसे उत्तरी कोई न कोई अक्षांश होगा। अब बात करते हैं कि यूपी का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कर्क रेखा से 2 पॉइंट ऊपर इसको शुरुआत करी जाती है, यानी कि 23.52 डिग्री, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की शुरुआत वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो अक्षांश में शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 23.52 से हमारा जो है उत्तर प्रदेश शुरू होता है। अगर इसका जिला पूछा जाए तो आप इसका जिला बता सकते हैं, सोनभद्र इसका जिला बनता है जो सबसे दक्षिण में स्थित है, जो कि 23.52 डिग्री पर। क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा 23 जो है जिसे हम 50 कहते हैं या 23.5 डिग्री कहते हैं, तो इससे हमारे भारत की जो है कर्क रेखा गुजरती है और उस कर्क रेखा से 0.2 यानी कि थोड़ा सा ऊपर हमारा उत्तर प्रदेश है, इसलिए कर्क रेखा पर उत्तर प्रदेश नहीं आता है। अब हम बात करते हैं, अगर ये उत्तर प्रदेश का सबसे
उत्तरी अक्षांश है तो इसे क्या याद रखना है, 30.38। यानी आपको याद रखना है यूपी का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है, 30.38, या फिर इसे 28 याद कर लीजिए, 30.28 के नाम से, क्योंकि अलग अलग हम लोग अगर देखेंगे एनसीईआरटी परिशिष्टों में तो इसको अलग अलग भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर 28 या फिर 38 के नाम से दिखाया गया, मगर मेन एग्जैक्ट एनसीईआरटी आंसर याद कर लीजिए 30.28 ही याद करना है आपको, 30.28 ही याद करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि अपने यूपी की स्थिति, ये दोनों अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश जो है वो 23 पॉइंट यानी कि 23.52 पॉइंट, और जो सबसे उत्तरी अक्षांश है वो कितना है, तो उसे याद करेंगे 30.28। अब हम लोग बात करते हैं कि अपने जो उत्तर प्रदेश का अक्षांश जिसे हम लोग बोलते हैं, ये तो हो गया, मगर अब जितनी हमारी खड़ी रेखाएं हैं, अगर हम अपने यूपी की बात करेंगे तो जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको देशांतर कहा जाता है, जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं। तो सबसे सरल भाषा में समझने के लिए हमारे भारत में या उत्तर प्रदेश में या किसी भी गोलार्ध में अगर हम अपनी ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब में जितनी रेखाएं खड़ी होंगी वो सारी की सारी देशांतर होती हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को, और जितनी पड़ी होंगी वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं। तो इसका मतलब हमारे ये दोनों उत्तर और दक्षिण की रेखाओं को अक्षांश कहते हैं और पूरब और पश्चिम की रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। तो यूपी की अगर हम शुरुआत करते हैं तो यूपी की शुरुआत पश्चिम में दिल्ली के निकट जो है शामली से होती है। तो वहाँ पर जो हमारा अक्षांश जो देशांतर बनता है, ये खड़ा हुआ जो सबसे पश्चिमी देशांतर है उसे हम 77.05 कितना याद रखेंगे, 77.05 डिग्री से हम इसे शुरुआत करते हैं। और अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर 84.38 में इसकी हम लोग जो है अंत करते हैं। तो अगर आपको आधारिक बात समझ में आई होगी कि हमारे यूपी की स्थिति ग्लोब में कहाँ है, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ग्लोब में कितने डिग्री अक्षांश एवं देशांतर के मध्य में है। तो यह आपके पास पूरा जो है कितने डिग्री के, ये जो यूपी का मानचित्र है, एक आधारिक मानचित्र है कि अगर यह यूपी है तो यूपी का सबसे दक्षिणी अक्षांश कितने डिग्री, 23.52, यूपी का सबसे उत्तरी अक्षांश कितने डिग्री, 30.28 याद करना है। और यूपी का सबसे, इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, क्या याद करना है, एक बार फिर बोल देते हैं, 77.05 डिग्री पर होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्वी जो है वो कितना है, 84.38 होता है। ये हो गई हमारी यूपी के अक्षांश एवं देशांतर की स्थिति। अब प्रश्न हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में अगर हम पुनः बात करेंगे कि ये जो यूपी का प्रश्न बनता है कि हमारे यूपी में ये जो प्रश्न है कि यूपी का अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर ये यूपी है तो इसका देशांतर और अक्षांश के बाद कोई न कोई क्षेत्रफल होगा। तो याद कर लीजिए इसका जो क्षेत्रफल बनता है 240,928, यानी कि 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत में अगर आकार की दृष्टि से बात करें तो कौन से नंबर का आता है, चौथे नंबर का राज्य है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि अगर हम लोग इनके क्रम की बात करें तो सबसे पहला आपका आता है आरजे, दूसरा आपका आता है जिसे आप लोग बोलते हैं एमपी, तीसरा आता है एमएच और उसके बाद हमारा आता है यूपी। आकार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना है यूपी कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है। फिर हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, अगर हम बात करें कि 2019 उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो उसका जवाब याद कर लीजिए जिसे हम लोग बोलते हैं यानी कि 7.33 यहाँ पर आपको करना है। ये चीज थोड़ी ध्यान रखेंगे, 7 क्या करना है, 3.3% है, यानी कि 3.3%, ये जो है 7.33% है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का
माना जाता है। यानी कि भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 7.3% है, 3% है, जो कि वर्ग किलोमीटर में कितना है तो वो याद कर लेना है। एक बार पुनः याद कर लीजिए, 240,928 वर्ग किलोमीटर बनता है। अब यहाँ पर फिर अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं फिर से एक बार। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में पुनः अगर हम देखें, मान लेते हैं एक औपचारिक रूप से कि ये यूपी है, तो अगर ये यूपी है तो यूपी की कुछ न कुछ लंबाई उत्तर से दक्षिण होगी और कुछ न कुछ लंबाई पूरब से पश्चिम होगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करते हैं, ग्लोब में कितने डिग्री पर है, बात करते हैं कि उसका क्षेत्रफल विश्व का कितने %, उसी कंडीशन में हम लोग अपने उत्तर प्रदेश को अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश की अगर हम पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 650 किलोमीटर, यानी हमारा उत्तर प्रदेश पूरब से पश्चिम की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पूर्वी अगर हम जिले की बात करते हैं तो हमारे यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? याद कर लीजिए, पूर्वी जिला जो बनता है वो बलिया बनता है। और अपने यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो वो याद कर लीजिए, वो सबसे पश्चिमी जिला है शामली। तो अब प्रश्न ये बनता है कि अगर हम इसको पूरब से पश्चिम की ओर देखते हैं, यूपी की लंबाई कितनी है तो क्या याद करेंगे इस जगह इस पर? 650 किलोमीटर। और अब हम बात करें कि अगर यूपी की उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो कितना करना है? यानी कि 240। इसको क्या याद कर सकते हो? उत्तर से ये लंबाई को आप क्या याद करेंगे? 240 किलोमीटर। और इसको कितना याद करेंगे? 650 किलोमीटर। तो हम आपको आसानी से एक बात बताते हैं कि आप इतना करें कि किस तरीके से यूपी का क्षेत्रफल आप याद कर सकते हैं। तो औसतन अगर हम बात करें कि यहाँ पर पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240, तो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले यूपी की उत्तर से दक्षिण की लंबाई उठा लो, 240 और 928। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है, जो कि लगभग 900 किलोमीटर का सीधा दायरा, जबकि वास्तव में इसकी जो टोटल लंबाई मानी जाती है वो है जिसे हम 1350 कहते हैं। मगर प्रश्न बनता है कि यह जो लंबाई मानी जाती है यह कितनी जिलों से होकर? 28। तो 240 928, यानी आसान तरीके में आपको याद हो जाएगा कि जो अलग अलग प्रश्न हैं अगर उनको हम एक कर दें तो वो यूपी का क्षेत्रफल तैयार हो जाता है 240 928। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम। अब इसी आधार को अगर हम लोग फिर से समझने की कोशिश करें कि जैसे अभी एक बात करी गई, तो यहाँ पर एक बार सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। जैसे एक बात करी गई कि यूपी में कितने जिले हैं, तो सीधी सी बात है कि 75 जिले हैं, जिनको कितने संभाग में बांटा गया है, यानी कितने जोन्स में बांटा गया है। तो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ये आंसर आपको दिखेगा 18 जोन्स में इसे बांटा गया है। 75 जिलों के मुख्यालय कितने हैं? तो आंसर है 18 हैं। उनको जोन के नाम से, संभाग के नाम से जाना जाता है, जो कि हर संभाग के अलग अलग मुख्यालय बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसकी परिस्थिति की अगर बात करें या इसके मानसून की बात करें, इसके मौसम की बात करें, तो उष्णकटिबंधीय जो है, उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत भी आता है और यहाँ पर शीतोष्ण का मौसम पाया जाता है। परंतु जलवायु की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जो है सम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और पुनः हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का ये जो आकार आता है वो सिंहवत होता है, परंतु यहाँ पर एक एक चीज को हम पहले उठाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों को छूती है, या उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश को छूती है? तो इसका पहला प्रश्न बनता है, आंसर नेपाल को छूती है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किस देश को छूती है? नेपाल। बिल्कुल याद कर लीजिए, नेपाल को छूती है। और नेपाल की कितनी लंबी सीमा है जो यूपी के साथ स्पर्श होती है? तो यहाँ याद कर लीजिए, इसकी जो लंबाई होती है वो 5
579 यानी कि 579 किलोमीटर की सीमा है जो नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था और 7.33% उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में ये दोनों प्रश्न अभी तक पूछे गए थे। आगे भी अभी हम चलते हैं, आपको हम लगभग दिखाएंगे प्रत्येक उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो पेपर हुए थे, 4 पेपर हुए थे, उनमें प्रत्येक में 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। इसी चैप्टर से हम आपको समझाते हैं कि कौन से ऐसे प्रश्न थे जो पूछे गए थे, जिनमें से 2 प्रश्नों को आप देख चुके हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे। फिर हम लोग चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा छूती है? ओनली एक देश याद करना है, वो भी नेपाल याद करना। अब प्रश्न बनता है कि नेपाल के साथ यूपी की कितनी लंबी सीमा लगती है? तो उसका जवाब क्या करना है? 579 यानी कि 579। तो आसान भी होता है, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, यानी कि संख्या अगर 5 याद रखते हैं तो 2 जोड़ के भी बना सकते हैं। 579 किलोमीटर की सीमा होती है जो कि नेपाल के साथ जोड़ी जाती है। हम अगले प्रश्न पर आपको लेके चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा प्रश्न था जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। नेपाल से जुड़ा हुआ प्रश्न आपका पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की अंतिम पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो आंसर महाराजगंज। याद कर लीजिएगा, हम आपको बताते हैं ये सीमा और यह सीमा जो आप देखते हैं ये पूरी की पूरी सीमा किसके साथ स्पर्श होती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका नेपाल, यानी कि नेपाल की सीमा जो है वो कितने किलोमीटर की है? तो पुनः एक बार जान लीजिएगा, अभी आपने पढ़ा 579, इसका मतलब है 579 किलोमीटर की इतनी लंबी सीमा है जो किसके साथ अपना यूपी बनाता है? नेपाल के साथ बनाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 का प्रश्न क्या था? यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है जो कि नेपाल की सीमा पर स्थित है? आंसर आपको करना है महाराजगंज। मगर हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर पिछली बार पूर्वी पूछा गया था तो इस बार पश्चिमी की भी आप तैयारी कर लीजिए। सबसे पश्चिमी जिला पीलीभीत है, यानी कि नेपाल की सीमा पर स्थित जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है? पीलीभीत। और उसकी सीमा पर स्थित सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उसे याद कर लीजिए महाराजगंज। हम आपको बिल्कुल रोचक ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं कि नेपाल के साथ कुल कितने जिले लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेपाल के साथ हमारे कितने जिले स्पर्श होते हैं? यूपी के 7 जिले स्पर्श होते हैं। तो 7 जिलों की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अभी गौर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला अगर हम एक एक जिले की सबसे पहले चर्चा करें उसके बाद ट्रिक को देखें तो समझ में बात आएगी। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है जिला? ये है आपका लखीमपुर खीरी। फिर बात करते हैं ये है आपका बहराइच, उसके बाद ये बनता है श्रावस्ती, और उसके बाद ये है आपका बलरामपुर, इसके बाद ये है आपका सिद्धार्थनगर, और तब जाकर के ये बनता है महाराजगंज। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन और यहाँ उठाना है। ये लखीमपुर खीरी के पहले एक आपका पीलीभीत छूट रहा है जो सबसे सबसे पश्चिमी जिले के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 2, उसके बाद ये 3 और उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। यानी कि क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि यूपी के कितने ऐसे जिले हैं जो नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। तो आंसर आपको बिल्कुल याद रखना है, 7 जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा पर हैं। जिसमें से सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो आंसर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था। इस बार आप याद कर लीजिए सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पीलीभीत। ठीक है, मगर आप इन जिलों को कैसे याद कर सकते हो? तो एक ट्रिक के माध्यम से इनको आप याद करिएगा। और ट्रिक क्या है? तो हमारी ट्रिक है, यहां पर आप गौर करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ, पीली खीर बहिस्राव, यानी कि पीली खीर बहिस्राव सिद्ध बलराम सिद्ध महाराज ने खाई। बलराम सिद्ध महाराज ने खाई। तो अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हैं, पीली खीर बहिस्राव बलराम सिद्ध महाराज ने खाई, यानी कि इसको कैसे समझना है? सीधी सी बात, खीर का रंग कैसा है? पीला,
बही माने बही हुई है, गिरी हुई है, स्राव उसको श्रावित होना या गिरना भी कहते हैं। तो अगर वो गिर गई है तो गिरी हुई खीर किसने खाई है? बही हुई बाहर गिरी हुई खीर किसने खाई? बलराम और सिद्धार्थ, यानी बलराम, सिद्धार्थ और महाराज, बलराम, सिद्धार्थ और महाराज। ठीक है, तो आसानी से याद कर सकते हैं कि पीली खीर जो बही है, जो श्रावित हुई है, बही श्रावित दोनों याद करना है। पीली खीर बही श्राव, पीली खीर बही श्राव बलराम सिद्ध महाराज ने खाई, बलराम सिद्ध महाराज ने खाई। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, आपके सातों के सातों जिले तैयार हो जाएंगे। पीलीभीत, खीरी, लखीमपुर खीरी जिसे कहते हैं, और बहराइच है तो बहराइच कह लेंगे, श्राव है तो श्रावस्ती कर लेंगे, बलरामपुर बलराम कह लेंगे, सिद्ध यानी सिद्धार्थ कह लेंगे, और उसके बाद महाराजगंज। आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अपने उत्तर प्रदेश का संबंध नेपाल से सर्वाधिक क्यों जोड़ा जाता है, या यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि यूपी की मात्र अकेली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर अगर हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है, अगर ध्यान दिया जाए कि जो सीमाएँ हैं वो कितने केंद्र शासित प्रांतों को छूती हैं, तो यहाँ आपको समझना होगा कि कुल कितने केंद्र शासित प्रांतों को छूती हैं, तो उनको हम संघ राज्य भी कहते हैं। जो संघ राज्य हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ एक बार समझ लीजिएगा। संघ राज्यों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर बनते कितने हैं? ओनली एक बनता है, यानी संघ राज्य कितने हैं? एक ही राज्य बनता है, जिसे आप लोग कहते हैं संघ राज्य। ठीक है, कौन सा आंसर करना है? दिल्ली, दिल्ली करना है। दिल्ली ही केवल एक ऐसा केंद्र शासित प्रांत है जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। एक ही केवल देश है जिसे नेपाल कहते हैं जो कि स्थित है। तो अब प्रश्न यहाँ पर बनता है, दो बातें हम पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से स्थित एक देश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित एक केंद्र शासित प्रांत। अब देखते हैं, पुनः देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर अगर हम चर्चा करते हैं कि कितने ऐसे प्रांत हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो इसकी सीमा पर स्थित हैं, तो हम लोग बात करते हैं इसके सर से शुरुआत करते हैं और नीचे तक आते हैं, या फिर ऊपर से शुरुआत करके क्लॉकवाइज समझते हैं, यानी घड़ी की दिशा में समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है, वो कहां से शुरू होता है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सर पर जो राज्य स्थित है वो कौन सा है, तो याद करना है, वो है आंसर हिमाचल प्रदेश। या फिर क्वेश्चन ये याद कर लीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश को एक देश नेपाल जिसे हम लोग कहते हैं नेपाल, और दूसरा एक संघ राज्य दिल्ली, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 8 राज्य की सीमा या 8 राज्यों की सीमा बनाता है। यानी कि यूपी कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आंसर याद कर लेना है, 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे बड़ी बात होती है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं नेपाल के साथ, यानी नेपाल के अगर हम पुलिस की बात करें या फिर अन्य परीक्षाओं की बात करें, जब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 100% नेपाल से जरूर पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि मात्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, कितने किलोमीटर की है और वह कितने जिलों के साथ स्पर्श होती है, और उसमें पूर्वी पश्चिमी कौन सा है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने इन 8 राज्यों की। तो वो राज्य कौन कौन से हैं फिर एक बार समझिएगा। सबसे पहले हमने बोला क्लॉकवाइज चलेंगे और उत्तर से यानी सर से शुरुआत करते हैं। अगर सर से शुरुआत करते हैं तो क्लॉकवाइज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमाचल, यानी कि सर के ऊपर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तराखंड, और उसके बाद आपका आ जाता है नेपाल, और जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं नेपाल के आगे आ जाता है आपका बिहार, और बिहार के नीचे या फिर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाता है दक्षिण पूर्व की तरफ, जिसे झारखंड कहते हैं, झारखंड के नाम से जाना जाता है। और अगर हम दक्षिण की भी बात करते हैं यानी यूपी के दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में सोनभद्र के नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं ये सोनभद्र बना हुआ है, तो इसके नीचे की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़। क्या याद करना है? छत्तीसगढ़ जिसे हम लोग कहते हैं, तो सोनभद्र के नीचे स्थित है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के 11 ऐसे जिले होते हैं जो कि एमपी के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, तो बिल्कुल समझना है यहाँ पर।
तो वास्तव में 11 जिले जो हैं वो एमपी के साथ होते हैं। तो ये जिलों को हम लोग जो है बुंदेलखंड, बघेलखंड एवं रुहेलखंड के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा देश आता है, इन जिलों के नीचे कौन आता है, तो आंसर याद कर लेना है एमपी। यानी कि हमारे यूपी के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, तो आंसर आता है एमपी। अब हम बात करते हैं एमपी के पश्चिम की बात, यानी यूपी के पश्चिम की तरफ कौन कौन से जो राज्य आते हैं। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है आरजे, यानी एमपी के बाद कौन सा याद करना है, पश्चिम की तरफ कौन याद करना है, आरजे, और पश्चिमोत्तर की तरफ कौन याद करना है, एचआर, यानी कि हरियाणा। हरियाणा, आरजे, राजस्थान, हरियाणा, इनकी अपनी सीमा बनाते हैं और उसके जस्ट सीधे हरियाणा के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पहुँच जाते हैं। तो अगर इनके हम संख्या की गिनती करते हैं तो नंबर 1 पर कौन आता है, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है, उत्तराखंड। नेपाल एक है, उसे अलग कर लेते हैं, ये आपके तीसरे नंबर पे हो गया। झारखंड ये चौथा हो गया, छत्तीसगढ़ ये 5 हो गया, एमपी 6 हो गया। अगर हम आरजे की बात करते हैं तो ये 7 हो जाता है, और एचआर की बात करते हैं तो ये 8 हो जाता है। यानी कि अगर इनको समझो तो बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हो कि हमारे यूपी में जो जिले बनते हैं वो चारों तरफ का जो घेरा है, जिसे हम लोग राउंड फिगर कहते हैं, तो इस राउंड फिगर पर कितने ऐसे राज्य आते हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल रट लीजिए भाई, आंसर क्या करना है, आपको 8 करना है। बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपने यूपी का राउंड फिगर बनाएंगे। 8 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ उत्तर से शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो आसानी से। हाँ, अभी एक बात और जान लीजिएगा, अब बात आती है कि इसमें केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस इतने बड़े फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझिएगा कि ये जो है वो कहाँ पर है। तो आंसर हम बात करेंगे, ये देखेंगे, ये स्थिति किसकी आती है, ये स्थिति आती है दिल्ली की। यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है वो गाजियाबाद के निकट, जिसे शामली बोलते हैं, शामली गाजियाबाद, उस बागपत के निकट जो अपनी सीमा हरियाणा के साथ साझा करता है, हरियाणा के साथ साझा करता है, तो यह प्रांत है जो कि दिल्ली केंद्र शासित के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं हम लोग एक एक तरफ से हम लोग ध्यान देते हैं। अगर अभी हमने एक बात आपको बताई कि आप नेपाल के कैसे याद कर सकते हो, तो नेपाल के याद करने के लिए अगर हम बात करें कि कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ गौर करिएगा, एक बार फिर बता देते हैं। सबसे पहले कैसे याद करेंगे, पीली खीर बही स्राव, यहाँ पर याद रखेंगे पीली खीर बही स्राव। उसकी बात करेंगे बलराम, सिद्ध, सिद्धार्थ, महाराज। यानी कि नेपाल के साथ अगर आपको जिले याद करने हैं तो बिल्कुल याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। पीले रंग की खीर वही है जो स्रवित हुई है, बही स्राव, तो उसको खाया किन लोगों ने, 3 लोगों ने खाया है, बलराम ने खाया है, सिद्धार्थ ने खाया है और महाराज ने खाया है। तो यहाँ समझ लीजिएगा, पीली खीर बही स्राव, पीली खीर बही स्राव, बलराम सिद्ध महाराज ने खाई। इसको ऐसे याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं कहाँ की तरफ, उत्तराखंड की तरफ लेके चलते हैं। यानी उत्तराखंड के साथ कितने जिले लगते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ हम आपको इधर याद कराते हैं। अगर एक एक पॉइंट उठाओगे तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, यूके के साथ कितने जिले लगते हैं, आंसर 7 करना है। नेपाल के साथ कितने लगते हैं, आंसर आपको 7 करना है। और अगर बिहार के साथ कितने लगते हैं तो आपको आंसर 7 करना है। यानी कि बहुत ही आसान, अगर आप समझेंगे हमारे यूपी के कितने ऐसे जिले हैं जो इनके साथ लगते हैं, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। यूके मतलब उत्तराखंड के साथ कितने जिले हैं, यूपी के 7 जिले हैं। नेपाल के साथ कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। और बिहार के साथ कितने जिले हैं, आंसर 7 जिले हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम समझेंगे कि उत्तराखंड जिसे हम लोग कहते हैं, तो आंसर देखेंगे यहाँ 7 लिखा है, नेपाल भी लिखा है, यहाँ 7 लिखा हुआ है। और अगर बिहार की भी बात करें तो यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है वो 7 लिखा हुआ है। आसानी के साथ समझ सकते हैं कि 7-7 लगते हैं। मगर पहले हम लोग उत्तराखंड के देख लेते हैं कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे पहला जिला कौन सा लगता है, आंसर सहारनपुर लगता है, दूसरा मुजफ्फरपुर लगता है, तीसरा बिजनौर और चौथा जो लगता है वो लगता है मुरादाबाद, अगला रामपुर और उसके बाद आखिरी
अगर हम चर्चा करते हैं, दो जो बचते हैं, 6 नंबर पे बरेली और उसके बाद पीलीभीत। यानी पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो आधा नेपाल की तरफ और आधा जो है हमारा उत्तराखंड राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो अगर आप इसे याद करें, आप याद करना चाहें तो एक सामान्य जो है तरीके से याद कर सकते हैं। तो पीली बरेली कैसी, पीली बरेली राममुरा, कैसे याद कर सकते हैं, पीली बरेली राममुरा, आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि जिसे आप लोग बोलते हैं पीली बरेली राममुरा, बिज मुझ सहा नहीं जाता, पीली बरेली राममुरा बिज मुझ सहा नहीं जाता। यानी कि कहीं न कहीं आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा ने पूछा पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये कब आएगा, जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। पूर्वी पश्चिमी कौन सा है, तो इसमें सबसे पूर्वी जिले की अगर बात करेंगे तो वही आंसर होता है पीलीभीत, और सबसे पश्चिमी जिले की बात करेंगे पूर्व के बाद तो आंसर हो जाएगा सहारनपुर। यानी कि उत्तराखंड के साथ सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और उसके बाद पश्चिमी जिला कौन सा है। फिर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बिहार की पहले बात कर लेते हैं कि बिहार के साथ हमारे कौन से ऐसे जिले हैं जो कि लगते हैं। तो यहाँ पर पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि किस तरीके से इसे समझेंगे। अब यहाँ गौर करिएगा, जैसे हम लोग 2 राज्यों की बात कर चुके हैं, नंबर 1 उत्तराखंड की और नंबर 2 है नेपाल की। अब आ जाते हैं हम लोग बिहार की तरफ, और बिहार में गौर करते हैं सबसे पहले कि बिहार के साथ कितने जिले लगते हैं। तो आंसर क्या करना है, 7 जिले लगते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सबसे पहली शुरुआत हम लोग महाराजगंज से करते हैं, और दूसरी कुशीनगर होता है, तीसरा जो होता है देवरिया होता है, और चौथे नंबर पर बलिया होता है, और 5वें नंबर पर गाजीपुर, और 6ठे नंबर पर अगर हम करें तो आपका चंदौली होता है, और उसके बाद 7वें नंबर पर कौन होता है, तो सोनभद्र जिला होता है। यानी कि जो सोनभद्र है वो हमारे बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है जो सीमा साझा करता है बिहार के साथ। और सबसे उत्तरी कौन सा है, तो आंसर महाराजगंज है जो कि सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इसमें अगर हम चर्चा ये करें कि उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पूरब में बिहार राज्य है, मगर दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है, तो दक्षिण जिसे पूर्व बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो राज्य बनता है वो कौन सा है, वो आंसर होता है झारखंड। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो पूर्व की तरफ कौन सा है, तो पूर्व की तरफ तो बिहार हो जाता है, मगर अगर हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व की तरफ की बात करेंगे तो कौन सा बनता है, झारखंड। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि झारखंड एक ऐसा राज्य बनता है जो उत्तर प्रदेश के केवल किस जिले को स्पर्श करता है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे अकेले सीमा साझा करता है सोनभद्र के साथ। यानी कि अकेले सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है, एक ही जिले के साथ सीमा अपनी साझा करता है। और इसके बाद हम बात करेंगे पुनः कि इसके बाद झारखंड के बाद हमारा ये जो सोनभद्र है, इतनी सीमा अगर हम चर्चा करें तो बिहार के बाद ये सीमा केवल किसके साथ मिलती है, तो देखेंगे यहाँ पर एक ही जिला, आप यहाँ पर देखेंगे नोट्स में कि ओनली एक जिला ही लगता है, वो जिले का नाम सोनभद्र है। ठीक है, फिर चर्चा हम लोग करते हैं अपने छत्तीसगढ़ की चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ कैसे है, तो छत्तीसगढ़ को समझने के लिए देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ग्राफ बनाया गया है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इतना भाग ऐसा है जो कि किसको छूता है, छत्तीसगढ़ को छूता है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एक ही जिला छूने वाला है अकेला, यानी छत्तीसगढ़ राज्य एक जिले को छूता है, सोनभद्र राज्य है, यानी जिला है। और अगर चर्चा करें झारखंड की तो झारखंड भी ओनली एक जिले को स्पर्श करता है। अब हम लोग एक और प्रश्न चर्चा करते हैं, जहां एक की बात आई तो एक और याद करना है, जिसे आप लोग करेंगे। आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो चर्चा की गई है, देखें कि ये जो आपका भाग आता है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सहारनपुर। यानी कि ये जो सहारनपुर है ये ओनली या अगर उत्तर की बात करें तो वो
अकेले तो अगर देखा जाए तो सहारनपुर अकेले उत्तर को छूता, मगर पीछे हरियाणा को छूता और इधर की तरफ किससे छूता है, यानी उत्तराखंड को, इसलिए उसे हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। मगर क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश की किस राज्य के साथ बनती है, तो याद कर लीजिए सबसे छोटी सीमा अगर हम चर्चा भी करें, सबसे छोटी सीमा बनती है हमारी किसके साथ, यानी ओनली हमारी बनती है हरियाणा और पूर्व की तरफ उत्तराखंड, और बीच में जो हमारा यूपी का जिला है वो कौन सा है, सहारनपुर, सबसे छोटी सीमा। अगर हम बात करें यूपी की सबसे लंबी सीमा किसको स्पर्श करती है, तो यूपी की सबसे लंबी सीमा की बात करेंगे, ये जो सीमा है ये एमपी के साथ हमारी सीमा साझा होती है। सबसे छोटी सीमा देखेंगे, क्या याद करना है, हिमाचल प्रदेश, यूपी की सबसे लंबी सीमा क्या याद करना है, एमपी। दोनों क्वेश्चनों को एक साथ उठाइएगा, यूपी की सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, यूपी की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन के साथ आप और भी गौर करिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाए कि कभी कभी ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी का वो कौन सा ऐसा जिला है, यूपी का वो कौन सा ऐसा जिला है जो 3 दिशाओं से एमपी से घिरा हुआ है, यूपी का कौन सा वो जिला है जो एमपी से 3 दिशाओं से घिरा है। तो यहाँ पर समझेंगे ये है आपका ललितपुर जिला, यानी कि ये ललितपुर जिला है जिसे आप ललितपुर कहते हैं। अगर देखेंगे तो ये एमपी राज्य के साथ 1 दिशा से, 2 दिशा से, 3 दिशा से घिरा हुआ है। मगर यदि हम उत्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर में जो अपना जिला बनता है यूपी का वो कौन सा है, वो आंसर झांसी है। तो उत्तर की तरफ से तो झांसी से है, मगर हमारा ललितपुर एमपी से 3 दिशाओं से घिरा हुआ है, इसलिए यह राज्य हमारा पूर्ण रूप से एमपी की गोद में स्थित राज्य जिला कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, हम लोग ललितपुर को क्या कहते हैं, ललितपुर को हम लोग एमपी की गोद में बैठा हुआ जिला कहते हैं, जो कि कहीं न कहीं ललितपुर में उत्तर प्रदेश के वो खनिज अयस्क पाए जाते हैं जो कि एमपी में पाए जाते हैं। क्योंकि कॉमन सी बात होती है कि जैसी मिट्टी ललितपुर की है वैसी मिट्टी एमपी की है, क्योंकि बाकी अपना जो उत्तर प्रदेश है वो कुछ छूट कर या हट करके उत्तर की तरफ से आता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि किस तरीके से उत्तर की तरफ आता है, तो वो एक अलग पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये उत्तर की तरफ झांसी, पूरब की तरफ अगर बात करेंगे एमपी और दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो फिर उसमें भी एमपी बनेगा और पश्चिम की तरफ भी एमपी है। बात एमपी की करते हैं तो एमपी में कितने ऐसे जो हैं, एमपी की सीमा पर कितने ऐसे यूपी के जिले हैं जो कि स्पर्श होते हैं, तो उनको आपको याद कर लेना है। आंसर 11 करने हैं आपको। कितने करने हैं? 11 करने हैं। मगर आपको बताएं बिल्कुल आसान भाषा में आप इनको याद कर सकते हो, क्योंकि 11 जिलों को याद करना आसान नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से इसे आप याद करिएगा कि कैसे इनको याद करना है। बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपको नेपाल का बताया या फिर आप एमपी का भी आप समझेंगे तो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे 11 जिले। मगर सबसे पहले ये जान लीजिएगा यूपी का सबसे जो पूर्वी जिला स्पर्श होता है वो कौन सा है, तो आंसर क्या करेंगे? सोनभद्र करेंगे। मगर यूपी का सबसे पश्चिम की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं वो कौन सा जिला होता है, तो आंसर आपको करना है आगरा। यानी कि अगर हम बात करें आगरा के बाद कोई भी हमारा यूपी का कोई जिला ऐसा नहीं है जो कि एमपी को स्पर्श करता है। आगरा ही इसकी आखिरी सीमा बनाता है। और सबसे पूरब की सीमा कौन बनाता है? सोनभद्र। अब आइए आपको लेके चलते हैं, हम लोग किस तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है कि हम लोग एमपी को कैसे याद करेंगे, उसके जिले कैसे याद करेंगे जो एमपी की सीमा पर स्थित हैं। तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो यहाँ समझने की कोशिश करना, इसको एक बढ़िया सा 2 पंक्ति कविता के माध्यम से याद करना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली पंक्ति में हम क्या शुरुआत करते हैं, आग जलाओ ईंटा झांसी लाली, झांसी लाली। अगर इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो सिंधु सभ्यता में जो आग जलाई गई थी वो पत्थर से ही जलाई गई थी। तो यहाँ पर भी बात वैसे ही करी जा रही है रोचक तथ्य के हिसाब से कि आग जलाओ ईंटा झांसी लाल, यानी कि ईंटा से सेंटेंस को हटा देना है, आग जलाओ ईंटा झांसी लाल। उसके बाद आप दूसरी पंक्ति में कैसे याद करेंगे, सोना मिर्जा, सोना मिर्जा ईलो चित्र बांदा महोबा का, बांदा महोबा
का, यानी कि यहाँ पर आपके पास दूसरी पंक्ति कौन सी है, सोना मिर्जा ईलो चित्र बांदा महोबा का। अगर आप एक बार इस सेंटेंस को पूरा एक साथ पढ़ेंगे, आग जलाओ ईंटा से झांसी लाल, आग जलाओ ईंटा झांसी लाल, सोना मिर्जा ईलो चित्र बांदा महोबा का, यानी कि भाई दवे आपने किसी से फोटो मंगाई है सोना मिर्जा की, तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि सोना मिर्जा ईलो चित्र, यानी ये फोटो जो है किसका है, बांदा महोबा का। ये आप पकड़िएगा, लीजिएगा, तो सोना मिर्जा ईलो चित्र बांदा महोबा का, किसका, सोना मिर्जा ईलो चित्र बांदा महोबा का। तो एक बार पूरे सेंटेंस को याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आग जलाओ ईंटत झांसी लाली, सोना मिर्जा ईलो चित्र बांदा महोबा का। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 11 ऐसे जिले हैं जो कि एमपी के साथ लगते हैं, सारे हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे आग की, तो आग की व्याख्या क्या करेंगे, आग का मतलब होता है आगरा, आग का मतलब आगरा। जालाओ लिखा है, जलाओ लिखा है, तो जलाओ मतलब जालौन, यानी इसे आप कौन सा जिला करेंगे, ये जालौन जिला है, जालौन जिला है। अगर हम बात करेंगे ईटा की, ईटा की बात करते हैं तो ईटावा, यानी इटावा होता है। झांसी पूरा नाम ही लिखा है, लाल ही लिखा है, तो ललितपुर, ललितपुर की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं सोना, सोना मिर्जा, यानी कि नाम क्या है, सोना मिर्जा ईलो चित्र बांदा महोबा का। तो यहाँ जो सोना है वो क्या है, वो है सोनभद्र। अगर बात करते हैं मिर्जा लिखा है, तो मिर्जा जो है वो क्या है, मिर्जापुर है भाई, ये है मिर्जापुर। और बात करते हैं ईलो, ईलो मतलब अगर हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे जो है इलाहाबाद का जो नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है, तो फिलहाल हम लोग याद करें हैं ईलो, ईलो मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद। और चित्र, चित्र का मतलब क्या है, चित्रकूट, यानी इसका अर्थ होता है चित्रकूट। और अगर हम बात करेंगे बांदा का, तो पूरा नाम लिखा है बांदा, और महोबा का बात करते हैं तो पूरा नाम लिखा है महोबा। तो अगर इनकी गिनती भी करेंगे तो पूरे मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि एमपी के साथ कितने जिले लगते हैं, तो आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल याद कर सकते हैं। क्योंकि इन पूरे जिलों को याद करना इतना आसान नहीं होता है, यहाँ पर जो है बहुत सारा जटिल बातों को यहाँ पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी फंडामेंटल तरीके से इसको तैयार किया जाए तो ही इसे आसानी से याद किया जा सकता है। अगर हम अब बात करते हैं पीछे की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पर, यानी कि पूरब से चलते चलते हम लोग दक्षिण पश्चिम की तरफ पहुँचे हुए हैं। अगर अब लोग हम बात करते हैं एमपी के बाद, एमपी के बाद कौन सा आता है, तो आंसर आता है आरजे, यानी आरजे की सीमा पर। तो आरजे की सीमा पर बहुत ही आसानी से आप इसे याद करिएगा, तो इसे ये याद कर लीजिएगा, आरजे में आग लागे मथुरा, यानी कि आग लागे मथुरा, आग लागे मथुरा। तो इसका मतलब क्या होता है, आग लागे मथुरा, मथुरा, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ये आगरा और मथुरा, यानी आगरा और मथुरा ये किसके साथ है, आरजे के साथ। तो आग लागे मथुरा यानी कि आसानी से याद कर सकते हैं, एक ग्रामीण वर्ड होता है जो को बोला जाता है कि आग लागे, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कहाँ पर, आंसर राजस्थान में, बिल्कुल आसानी से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद कौन से ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली के साथ कितने जो हैं जिले स्पर्श होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 2 याद करने, जिस तरीके से तुमने आरजे के साथ कितने याद करे, 2, यानी कि आरजे के साथ कितने याद करने, 2 याद करने हैं, आगरा और मथुरा। और उसके बाद दिल्ली के साथ कितने याद करने हैं, आंसर 2 याद करने हैं। कौन से जिले हैं, तो उनको कैसे समझेंगे, वो आप समझेंगे गाजिया गौतम, यानी क्वेश्चन आप कैसे याद करेंगे, इसको याद कर सकते हैं, गाजिया गौतम, गौतम, तो चाहो तो याद कर सकते हो गाजिया गौतम, आसानी से इनको आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, गाजिया और गौतम के नाम से। कहाँ से लगते हैं, आंसर आपको करना है, ये दिल्ली की सीमा से स्पर्श होते हैं। वास्तव में अगर हम लोग बात करें कि ये जो दिल्ली एनसीआर एरिया है, जो कि आपका नेशनल कैपिटल एरिया है आपका, तो इस एरिया में अपने उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले लगते हैं, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, 2018 की परीक्षा में इसको पूछा भी गया था। तो आंसर इसका आपको क्या करना है, 8 जिले, यानी यूपी के कितने जिले लगते हैं एनसीआर में, तो यूपी के 8 जिले लगते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद करना है भाई। अब चलते हैं हम लोग
अगले क्वेश्चन की तरफ पीछे सबसे पश्चिम की अगर बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में केवल अगर हम बात करें कितने जिले लगते हैं, जो आपका HR होता है जिसे आप हरियाणा कहते हैं, तो हरियाणा में कितने बनते हैं HR में आपके होते हैं पूरे के पूरे 6 जिले, 6 जिले होते हैं। तो इन 6 जिलों को अगर आप समझोगे तो कैसे समझ सकते हो, तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर पूरे 6 जिलों की कैसे हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं कि सही शाम गौतम अली की बाग में मथुरा गए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जिले हो गए, यानी कि अगर आप चाहेंगे तो सारे के सारे जिले हो गए। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, सही शाम गौतम अली की बाग मथुरा गए। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपके कितने जिले हो गए, 6। अभी हमने क्या बताया, कितने करने, 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये सेंटेंस जो की लिखा है उसका कोई अर्थ नहीं है। सही शाम का मतलब होता है बिल्कुल शाम होते ही सही शाम गौतम और अली कहाँ गए, बाग, मथुरा की बाग में गए या बाग मथुरा गए, आसानी से याद कर सकते हैं। ये वो जिले हैं। सही का मतलब होता है, ये है आपका सहारनपुर, और शाम का मतलब होता है शामली। क्या याद करना है, इसको शामली याद करना है, और ये है आपका सहारनपुर। और अगर हम बात करें गौतम, तो गौतम बुद्ध नगर है, गौतम आगे कर लो बुद्ध नगर कर सकते हैं, और अली लिखा है तो आंसर हो जाएगा अलीगढ़। और उसके बाद ये बाग है तो आंसर हो जाता बागपत, और मथुरा पूरा जिले का नाम लिखा हुआ है, ये हो जाता है आपका HR से लगने वाले 6 जिले। अगर अब हम बात करते हैं उत्तर में सिर्फ वही बचता है हिमाचल प्रदेश। अगर आप पुनः देखेंगे यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पर दर्शाई गई है कि इतनी सीमा ऐसी होती है जो कि हिमाचल के साथ लगती है। ओनली एक ऐसा होता है, यहाँ पर आप देखेंगे पुनः जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर आप देखेंगे हमारी उत्तरी सीमा ओनली एक जिले को स्पर्श करती है। हमारी पूरब में अगर हम बात करें, यहीं पर अभी पुनः इधर आप देखेंगे, इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या पा रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो झारखंड का हिस्सा है ये भी केवल एक जिले के साथ स्पर्श होता है, ओनली एक जिला। और अगर दक्षिण की भी बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ होता है ओनली एक जिला, और उत्तर वाला तो आपका एक है ही। तो उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे राज्य हैं जो यूपी के एक जिले को स्पर्श करते हैं, तो आंसर क्या करेंगे, 3 राज्य हैं जो एक जिले को स्पर्श करते हैं, परंतु एक राज्य है जो यूपी के जिले को 3 ओर से घेरता है, वो आपका आंसर ललितपुर करना है। अब हम लोग अगर बात करते हैं जहाँ पर एक जनरली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप एक बार गौर कर लीजिएगा, जैसे ये आपके पास यहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो देखिएगा बिल्कुल नोट्स में साफ संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसे जाना जाता है। यूपी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। तो अभी हमने एक बात बताई थी, यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी, यही कारण है कि हम लोग, और एक बात और याद कर लो कि 24 जनवरी के दिन हम लोग यूपी में ही नहीं पूरे भारत में बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे राष्ट्रीय बालिका दिवस कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, बालिका दिवस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अपने भारत में राष्ट्र के रूप में मनाते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हम एक व्याख्या की बात करें तो देखेंगे क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अगर हम बात करें, जो 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था, यह अगर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इसका नामकरण 24 जनवरी 1950 को किया गया था, और इसी तिथि को इसे उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक छोटी सी बात अगर हम यहाँ पर करें कि ये दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, यूपी दिवस कब मनाने की घोषणा की गई थी, तो एक बार और समझिएगा, यूपी दिवस मनाने की घोषणा याद कर लीजिए ये कब की गई थी, तो ये बनता है आपका 2017। यानी यूपी दिवस 24 जनवरी को कब से
मनाया जा रहा है? आंसर 2017। मगर क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का राज्य पुनर्गठन कब किया गया था? तो वो आपको याद करना है, बिल्कुल 1 नवंबर 1956। अगर हम बात करें अपने भारत में भाषा आयोग की, तो भाषा आयोग का गठन 1953 में किया गया था। वो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, जब अपने भारत के राज्यों का सबसे पहली बार 53 में गठन हुआ, परंतु उनको 1956 में पुनर्गठित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम टॉप पर फर्स्ट दिन में माना जाता है। यानी 1 नवंबर के ही दिन 1956 को यूपी का पुनर्गठन किया गया और हमारा राज्य जो है उत्तर प्रदेश के नाम से चला। और अगर यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, सर्वप्रथम किस राज्य का किया गया, तो जैसे इसकी चर्चा हो रही है तो यूपी का सर्वप्रथम न करके सबसे पहले किया गया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है, ये सबसे पहले बात काहे के आधार पर करेंगे, तो भाषा के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो भाषा के आधार पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और यह कौन सी भाषा के आधार पर है? तो आंसर याद करेंगे तेलुगु। यानी कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1956 को। तारीख यही याद रखनी है, यानी जिस दिन यूपी स्थापित हुआ है उसी दिन स्थापित हुआ था, परंतु वो भाषा के आधार पर पहला था और सामान्य परिस्थिति में यह भी पहले दिन ही स्थापित किया गया है।